नमस्कार। आज 4 फरवरी 2026 है और आज ही देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन आया है। हमारे सामने ये पूरा ऑफिशियल गाइड है और सच कहूं तो ये किसी लीगल डॉक्यूमेंट से कम नहीं लगता। तो आज का हमारा मिशन है इस गाइड को डिकोड करना। हम सिर्फ डेट्स और सिलेबस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उन छोटी छोटी डिटेल्स के पीछे छिपे क्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये नोटिफिकेशन असल में एग्जाम से पहले की पहली परीक्षा है। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये यूपीएससी का माइंडसेट दिखाता है। हर नियम, हर क्लॉज के पीछे एक वजह है। ये एक ऐसा हाई स्टेक्स गेम है जहां रूल्स को समझना, उन्हें फॉलो करना एग्जाम देने जितना ही जरूरी है। आज हम यही देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट एक एप्लीकेंट से क्या चाहता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, क्योंकि यहीं से ये पूरा ये खेल शुरू होता है। गाइड में लिखा है कि प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके 4 मेन मॉड्यूल्स हैं। अकाउंट बनाना, यूआरएन यानी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर लेना, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना और फिर एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म भरना। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ी बात छिपी है। यूआरएन यानी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वन टाइम प्रोसेस है। ये आपकी परमानेंट आइडेंटिटी है यूपीएससी के सिस्टम में। इसे आप बदल नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि यूपीएससी कैंडिडेट की आइडेंटिटी को लेकर जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो शुरू से ही एक क्लीन, वेरीफाइबल रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। और इसी से जुड़ा एक नियम है जो मुझे थोड़ा बहुत ही सख्त लगा। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते और ना ही उसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही सख्त है। मतलब एक छोटी सी टाइपो और किसी का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। इसके पीछे क्या सोच है? ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फिल्टर है। यूपीएससी यहाँ सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि क्या आप हाई स्टेक सिचुएशन में इंस्ट्रक्शंस को परफेक्टली फॉलो कर सकते हैं। क्या आप इतने मेटिकुलस हैं कि एक भी गलती ना करें। एक भावी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर से यही उम्मीद की जाती है, जीरो एरर इन हाई प्रेशर सिचुएशंस। आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही आपका पहला टेस्ट है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इसी सिलसिले में एक और बात है जिसने मुझे चौंका दिया। एप्लीकेंट को एक लाइव फोटो अपलोड करनी है, मतलब वेबकैम से उसी वक्त, साथ में एक प्री क्लिक की हुई फोटो भी। और इतना ही नहीं, एक सफेद कागज पर 3 बार सिग्नेचर करके उसे स्कैन करके अपलोड करना है। ये सब क्यों? ये मल्टी लेयर वेरिफिकेशन है। लाइव फोटो ये सुनिश्चित करती है कि फॉर्म भरने वाला व्यक्ति असली है, कोई प्रॉक्सी नहीं। प्री क्लिक की हुई फोटो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है और 3 सिग्नेचर्स वो हैंड राइटिंग एनालिसिस के लिए एक बेस लाइन सेट करते हैं, जिसे एग्जाम हॉल में आपके सिग्नेचर से मैच किया जा सके। ये सिर्फ चीटिंग रोकने के बारे में नहीं है, ये शुरू से ही एक मैसेज दे रहा है, हम देख रहे हैं और हमें पूरी तरह से प्रामाणिकता चाहिए। आधार का इस्तेमाल भी इसी सिस्टम को और मजबूत बनाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस ही अपने आप में एक ऑब्स्टेकल कोर्स है। अब जरा एग्जाम के स्ट्रक्चर पर आते हैं। ये दिखता कैसा है? गाइड के हिसाब से 2 मेन स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स और मेंस, जिसमें रिटन और इंटरव्यू दोनों शामिल हैं। सही है। प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जिसे सब सीसैट के नाम से जानते हैं। दोनों 200 मार्क्स के हैं, लेकिन यहाँ एक कैच है। सीसैट सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें 33% मार्क्स लाने हैं। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग तो है ही, 1/3। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रीलिम्स सिर्फ एक एलिमिनेशन राउंड है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। इसका काम लाखों एप्लीकेंट्स की भीड़ में से उन कुछ हजार सीरियस कैंडिडेट्स को अलग करना है, जो मेंस के इंटेलेक्चुअल मैराथन के लिए तैयार हैं। और सीएसीटी को क्वालिफाइंग रखने का मकसद ये है कि बेसिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन स्किल्स तो हर सिविल सर्वेंट में होनी ही चाहिए, लेकिन मेरिट का फैसला कोर जनरल स्टडीज के ज्ञान पर हो। प्रीलिम्स के बाद आता है असली बैटलफील्ड, मेंस एग्जाम। गाइड में बताया गया है कि इसमें कुल 9 रिटन पेपर्स हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इनमें से 2 पेपर्स, एक इंडियन लैंग्वेज का और एक इंग्लिश का, क्वालिफाइंग होते हैं। इनके मार्क्स भी फाइनल टोटल में नहीं जुड़ते। असली रैंकिंग तय होती है बाकी के 7 पेपर्स से। अच्छा। एक एसे का, 4 जनरल स्टडीज के और 2 आपके चुने हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ये पूरा स्ट्रक्चर कैंडिडेट की डेप्थ ऑफ नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी
और अलग-अलग सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की स्किल को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। और इस मैराथन के आखिर में आता है 275 मार्क्स का इंटरव्यू, जिसे यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट कहता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट, रिटन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर बनती है। एग्जैक्टली। और पर्सनालिटी टेस्ट नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया है। वो वहां आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो मेंस में हो चुकी। वो देख रहे हैं कि क्या आप में एक ऑफिसर बनने वाले गुण हैं। आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, सोशल ट्रेट्स, मेंटल अलर्टनेस, ये सब परखा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक फनल की तरह है जो लाखों लोगों से शुरू होकर आखिर में देश के कुछ सबसे केपेबल माइंड्स को चुनती है। और इस फनल के आखिर में जो नौकरियां मिलती हैं, उनकी लिस्ट भी काफी इंप्रेसिव है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तो हैं ही। इनके अलावा इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, डैनेक्स जैसी कई ग्रुप ए और बी सर्विसेज हैं। इस साल गाइड के मुताबिक करीब 933 वैकेंसीज की उम्मीद है। ठीक है, तो अगर किसी को ये एग्जाम देना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहला तो है नेशनैलिटी। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। हाँ, ये तो बेसिक है। बाकी सर्विसेज के लिए नेपाल, भूटान के सिटीजन्स और कुछ दूसरी कैटेगरीज भी एलिजिबल हैं। अब आते हैं एज लिमिट पर, जो हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है। 1 अगस्त 2026 तक कैंडिडेट की एज 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट का जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये डेट्स बहुत स्पेसिफिक हैं। हाँ, और इन डेट्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हालांकि रिजर्वेशंस पॉलिसी के तहत कुछ रिलैक्सेशंस हैं। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल तक की छूट है। ये सोशल इक्विटी को ध्यान में रखकर बनाया गया फ्रेमवर्क है। एज के बाद अगला बड़ा सवाल आता है, मौके कितने मिलेंगे? मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। हाँ। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, ओबीसी के लिए 9 और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जब तक वो एज लिमिट में आते हैं। सही। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जिसे क्लियर करना जरूरी है। एक अटेम्प्ट कब गिना जाता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि फॉर्म भरने से ही अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइड साफ कहता है कि अगर आप प्रीलिम्स के किसी भी एक पेपर में फिजिकली अपीयर हो जाते हैं, यानी एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाते हैं, तभी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते तो आपका अटेम्प्ट सेफ रहता है। ये एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। हाँ, चलिए अब कुछ और प्रैक्टिकल डिटेल्स पर आते हैं जिन्हें लोग अक्सर लास्ट मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि फीस। प्रीलिम्स के लिए 100 रुपए और मेंस के लिए 200 रुपए। और अच्छी बात यह है कि फीमेल कैंडिडेट्स, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई फी नहीं देनी होती। ये एक वेलकम स्टेप है, पर हाँ, फी नॉन रिफंडेबल है। फीस से ज्यादा जरूरी है एग्जाम सेंटर्स का रूल। ये फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर काम करता है। मतलब जो पहले अप्लाई करेगा उसे अपनी पसंद का सेंटर मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अच्छा। हर साल हम देखते हैं कि दिल्ली, लखनऊ या पटना जैसे पॉपुलर सेंटर्स नोटिफिकेशन आने के कुछ ही दिनों में भर जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत ज्यादा। सोचिए, किसी ने साल भर तैयारी की और सिर्फ लेट अप्लाई करने की वजह से उसे अपने घर से 500 किलोमीटर दूर का सेंटर मिला। एग्जाम वाले दिन का ट्रैवल, नया शहर, ये सब इतना मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है कि परफॉर्मेंस पर सीधा असर पड़ता है। और यूपीएससी साफ कहता है कि एक बार सेंटर अलॉट हो गया तो उसे चेंज करने की कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। ये भी डिसिप्लिन का एक पार्ट है। डिसिप्लिन की बात चली है तो सबसे सख्त नियम पर आते हैं। एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना स्ट्रिक्टली बैन है। ये तो हर एग्जाम में होता है, इसमें नया क्या है? नया इसके कॉन्सिक्वेंसेज में है। यूपीएससी इन मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसी किसी डिवाइस के साथ पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ उस एग्जाम से डिबार नहीं किया जाता, उसे यूपीएससी के फ्यूचर एग्जाम्स से भी परमानेंटली बैन किया जा सकता है और कुछ मामलों में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। ये मैसेज बहुत क्लियर है, एग्जाम की इंटेग्रिटी नॉन नेगोशिएबल है। इस पूरे गाइड में एक सेक्शन है जो मुझे बहुत यूनिक और फॉरवर्ड थिंकिंग लगा। प्रगीता सेतु पोर्टल। ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाते। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहल है। ये लोग चाहें तो अपनी डिटेल्स जैसे मार्क्स, बायोडेटा वगैरह पीएसयूज और प्राइवेट कंपनीज के साथ शेयर करने के लिए कंसेंट दे सकते हैं ताकि उन्हें रोजगार के दूसरे मौके मिल सकें। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप से कहीं ज्यादा है। ये यूपीएससी का एक मौन स्वीकार है
कि उनकी चयन प्रक्रिया इतनी कठिन है कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं वे भी देश के टॉप टैलेंट में से हैं, भले ही वो फाइनल लिस्ट में ना हो। ये सिर्फ एक जॉब पोर्टल नहीं है, ये फेलियर को रीडिफाइन करने की कोशिश है। ये उस कैंडिडेट के सालों के हार्डवर्क और परसिवियरेंस को रिस्पेक्ट देने का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है ना? हाँ, शर्त ये है कि कैंडिडेट को अपनी पूरी जानकारी शेयर करने की सहमति देनी होगी। पार्शियल डिस्क्लोजर का ऑप्शन नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए है। ये इनिशिएटिव दिखाता है कि यूपीएससी अब सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है, बल्कि वो नेशनल टैलेंट पूल को मैनेज करने में भी एक रोल निभा रहा है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो सार क्या निकलता है? गाइड के आखिर में एक स्ट्रैटेजिक टेकअवे दिया है जिसमें लिखा है यूपीएससी हैज जीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक्स, एक्सक्यूजेज और केयरलेस एप्लीकेंट्स। बिल्कुल, और यही हमारी पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये एक कंप्लायंस हैवी प्रिसिजन गेम है। नियमों का पूरी तरह पालन करना, हर डिटेल को ध्यान से भरना, ये सक्सेस की पहली सीढ़ी है। यूआरएन बनाने से लेकर लाइव फोटो अपलोड करने तक और एग्जाम सेंटर चुनने तक, एक भी छोटी चूक आपको इस रेस से बाहर कर सकती है, एग्जाम देने से पहले ही। आज के इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। प्रगीता सेतु जैसे पोर्टल की शुरुआत, क्या ये इस बात का संकेत है कि हमारा समाज अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस और फेलियर की ट्रेडिशनल डेफिनेशन से आगे देख रहा है? क्या ये उस सफ़र और उस मेहनत को वैल्यू देने की एक कोशिश है, भले ही मंजिल हासिल ना हुई हो? ये एक बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। इसी के साथ यूपीएससी नोटिफिकेशन की हमारी एक गहन पड़ताल यहीं खत्म होती है।